वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर पढ़ेंगे स्टेडी फ्लो प्रोसेस, देन अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस। उसके बाद हम जानेंगे हीट ट्रांसफर जो कि एक वर्क फंक्शन होता है, देन एनर्जी जो कि सिस्टम की प्रॉपर्टी है, और लास्ट में हम जानेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी के बारे में जो कि हमारी कांस्टेंट होती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका दूसरा नाम है जूल्स लॉ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। तो अब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? अगर हमें क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो सबमिशन ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि जितने भी हम हीट ट्रांसफर करेंगे वो बराबर होगा सबमिशन ऑफ वर्क ट्रांसफर, यानी कि जितनी भी हम हीट देंगे सिस्टम को उतना ही हमको उधर सिस्टम से हमको वर्क मिलेगा, यानी कि नेट हीट ट्रांसफर बराबर होगा हमको नेट वर्क ट्रांसफर का, यानी कि सबमिशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ डब्ल्यू। अब जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइकिल दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी कि ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे हमारी साइकिल रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। अब आप एक वीडियो देखिए। हीट ट्रांसफ़र इज़ अ पाथ फंक्शन, यानी कि जो हीट ट्रांसफ़र होगी क्या वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, ये हम इसके अंदर पता करेंगे। तो हमने इसके अंदर पीवी डायग्राम बनाया है और कोई प्रोसेस हुआ है 1 से लेके 2 के बीच में, ये कोई प्रोसेस हुआ है 1 से लेके 2 के बीच में, इसको हमने नाम दे दिया इस पाथ को ए। अब उसको हमने रिवर्सिबल बना दिया, यानी कि 2 से लेके 1 तक गया है, लेकिन हमने 2 पाथ ले लिए हैं। एक तो पाथ ले लिया हमने ये वाला, इसको नाम दे रहे हैं हम बी, और एक ये गया है इधर से तो इसको नाम दे दिया हमने सी। यानी कि 1 से लेके 2 पे गया है ए पाथ से, और 2 से लेके 1 पे आया एक बी पार्ट, एक बी से और सी रास्ते से, यानी कि 2 रास्ते से वापस ए पर आया है। तो हम पता करेंगे क्या हीट ट्रांसफ़र पाथ का फंक्शन है या नहीं है। तो मैं बता दूं हीट ट्रांसफ़र पाथ का फंक्शन होती है। अब इसके अंदर हम निकालते हैं हीट ट्रांसफ़र 1A और 2, यहाँ से ये आया है, अब हम इसका हीट ट्रांसफ़र निकालेंगे। अब जिन 2 रास्ते से अब ये गया है, यानी कि 1 से लेके A से लेके 2 से लेके 1, 1A 2 1, यानी कि इस वाले रास्ते से जो ये उल्टा गया है 2B1, जो B रास्ते से उल्टा गया है, इसका निकालेंगे। इसका आ जाएगा हमारा यानी कि Q1A12, यानी कि Q से गया, Q1 से गया A और 2 तक गया, प्लस में Q2B1 और 2B1 वाले रास्ते से गया। सिमिलरली हम निकाल देंगे A12C1, यानी कि अब इस वाले रास्ते से गया, अब जब इस वाले रास्ते से गया इसका निकालेंगे तो इसका आ जाएगा ये Q1 से पाथ लिया, 1A2 का पाथ लिया, प्लस में Q2C1 इसका पाथ लिया। अब इसके अंदर हमारा वर्क डन निकाल देंगे तो वर्क आ जाएगा हमारा WA12 प्लस में W2B1, सिंपल, क्योंकि जितना हम हीट सप्लाई करते हैं उतना ही वर्क हमको मिलता है। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़ा था, यानी कि सिमिलरली इसका भी WA2 प्लस में W2C1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या काम कर दीजिए, दोनों को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 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 माइनस, तो हमारा आएगा, देखो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, सिमिलरली ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गई, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा Q2B1 माइनस में Q2C1 और इजिकल टू में आ जाएगा हमारा W2B1 माइनस में W2C1। तो इसको भी इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, कोई इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। तो अब इस इक्वेशन नंबर 3 को ले लेते हैं, यानी कि इसका W2B1 माइनस में W2C1, ये हमारा इज नॉट इजिकल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। सिमिलरली हमारा Q2B1 माइनस में Q2C1, ये भी हमारा 0 के इक्वल में नहीं है, यानी कि हमारा Q2B1 इज नॉट इक्वल टू Q2
2C1, यानी कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र हुआ था 2B1 इस वाले से 2B1 से जो हमारा हीट ट्रांसफ़र हुआ था वो बराबर नहीं है Q2C1, क्यों जो हीट है 2C1, यानी कि 2B1 इज़ नॉट इजिकल टू 2C1, यानी कि जो भी हीट ट्रांसफ़र हुआ है इस वाले पाथ से और इस वाले पाथ से वो हमारा बराबर नहीं है। तो हमको इस हिसाब से हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। हैंस हीट ट्रांसफ़र इज़ अ पाथ फंक्शन प्रूफ। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे एनर्जी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। जो एनर्जी है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि पॉइंट फंक्शन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब इसके अंदर हम ऊपर वाली थर्ड इक्वेशन को ले लेते हैं, यानी कि डायग्राम वही ऊपर वाला बनेगा पीवी डायग्राम वाला, और इतना सेम करना पड़ेगा ऊपर का। अब मैं थर्ड इक्वेशन लेते हैं हम, Q2B1 माइनस में Q2C1 इज इक्वल टू W2B1 माइनस में W2C1। अब हम क्या काम करते हैं, देखो इसके अंदर यहाँ है 2B1 और यहाँ भी है 2B1, यहाँ है 2C1 और यहाँ भी है 2C1। तो इसको और इसको साथ ले लेंगे और इस वाले को इस वाले के साथ ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसको और इसको साथ लेते हैं 2B1, यानी कि हम कॉमन लेते हैं 2B1, हम पाथ को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हमारा आ जाएगा Q माइनस में W, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम 2C1 को कॉमन ले लेते हैं, पाथ 2C1 हमने पाथ कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस में, इधर जाके प्लस में आ जाएगा Q माइनस में W। तो इस इक्वेशन से हमको क्या पता पड़ा, इस इक्वेशन से हमको यह पता पड़ा है कि जो Q माइनस W है वो सेम है दोनों पाथ का, वेरियस पाथ के लिए जो Q माइनस है दोनों का सेम टू सेम है। और यानी कि यही हमारी क्या है इसके अंदर प्रॉपर्टी है, पॉइंट फंक्शन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो हम पढ़ रहे हैं यही हमारी एनर्जी की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से जो डेल स्मॉल चेंज जो है हमारा Q माइनस में डेल W फॉर द पाथ ऑफ 2B1 इज इक्वल टू DE, यानी कि जो हमारी एनर्जी आ जाएगी वो हमारी जाएगी जो पाथ है हमारा Q माइनस में W। तो जो हमारा डेल Q है वो आ जाएगा हमारा DE प्लस में डेल W। और यही इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के प्रोसेस के लिए वैलिड होती है, और यही हमारी इक्वेशन फॉर अ क्लोज प्रोसेस के लिए भी वेरीफाई होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे जो E एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। तो अब हम आगे उसको कब पढ़ते हैं, एनर्जी हमारी टोटल एनर्जी यानी कि E वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस में U। अब जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है ये तो हमारी होती है मैक्रोस्कोपिक एनर्जी, मैक्रोस्कोपिक लिख लेते हैं, चाहे वैसे ज़रूरी नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। मैक्रोस्कोपिक होती है ये हमारी, और जो U होती है हमारी ये होती है हमारी माइक्रोस्कोपिक, ये होती है हमारी माइक्रोस्कोपिक। और यही हमारी क्या है, ये हमारी इंटरनल एनर्जी है, जो इसके अंदर की होती है ये हमारी इंटरनल एनर्जी है। अब जो मैक्रोस्कोपिक होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वो तो इसके अंदर होगी ही नहीं, या होगी तो बहुत कम होगी, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। यानी कि जो हमारी एनर्जी आ जाएगी E या स्मॉल DE वो हमारी आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ DU, यानी कि इंटरनल एनर्जी, यानी कि DE बराबर आ जाएगी DU। अब हम इसको ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशन आई थी उसके अंदर इसको वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। तो हमारा जो हमने निकाला था डेल E, तो डेल क्यू था हमारा DE प्लस में डेल W। तो यहाँ D की जगह हम DU पुट कर देंगे जो कि इसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाती है, यानी कि डेल Q इज इक्वल टू DU प्लस में डेल W, बस। और यही हमारा होता है क्लोज सिस्टम का प्रोसेस फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लोज सिस्टम का प्रोसेस लिख लो चाहे, क्लोज सिस्टम प्रोसेस फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये हमारी इसकी इक्वेशन आ जाएगी।
अब हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी, जो कि हमारी कांस्टेंट होती है, उसको हम प्रूफ करते हैं। जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका कुछ भी सराउंडिंग के साथ में कुछ भी इंटरेक्ट नहीं होता। यानी कि सपोज ये कोई हमारा सिस्टम है, कुछ भी बना लिया हमने ऐसी, ये हमारा सिस्टम है, यानी कि इसका जो डी क्यू होगा, यानी सिस्टम सराउंडिंग से उसका कुछ भी इंटरेक्ट नहीं है, यानी कि कुछ भी एक्सचेंज उसका नहीं होगा, यानी कि डी क्यू हमारा जीरो हो जाएगा। सिमिलरली हमारा डी डब्ल्यू भी हमारा जीरो हो जाएगा। यानी कि जो हमारा डेल क्यू है वो हमारा बराबर होता है डेल डब्ल्यू के। अगर हमारा इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, या फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से भी देखें तो वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा जीरो। यानी कि जो डेल क्यू है वो बराबर हो जाएगा डी ई प्लस में डेल डब्ल्यू। अभी हमने ऊपर उसको प्रूफ किया था अभी ये, ठीक है। तो यहाँ पे से हमारा डी ई जो एनर्जी होगी हमारी वो किसके बराबर हो जाएगी, उनके सब तो जीरो हो गए, तो यानी कि ये हमारी किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। अगर ये हमारी एनर्जी जीरो के बराबर है, यानी कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, यानी कि ई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, या हाँ कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ई इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि जो हमारी आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब उसको सराउंडिंग के साथ में कुछ भी इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी कि जो चेंज इन एनर्जी होगा वो हमारा जीरो होगा। डी डब्ल्यू हमारा जीरो होगा, डी क्यू टी डब्ल्यू दोनों के दोनों जीरो होंगे। तो हमको प्रूफ करना है कि उसकी एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी, तो हमको इस हिसाब से उसको प्रूफ कर देंगे कि जो हमारी उसकी एनर्जी होगी वो हमारी उसकी कांस्टेंट होगी। अब हम आगे एक है PMM1, यानी कि परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको हम आगे की अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे कि यह तो है क्या। अब हम बात करेंगे स्टडी स्टेट स्टडी फ्लो प्रोसेस। अब स्टडी माने कांस्टेंट, जो कि चेंज ना हो, सेम रहे। यानी कि यह वह प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं, वो कहीं भी चेंज नहीं होती। मैं किसी भी पॉइंट पर देखूं तो वो टाइम के रिगार्डिंग कुछ भी चेंज नहीं होगी। अगर टाइम 0 से TS तक चला जाए, कितना भी हो जाए, लेकिन जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होंगी। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं पाइप्स, नोजल्स, डिफ्यूजर्स और पंप्स। अब अनस्टेडी प्रोसेस वो होता है जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि वे प्रॉपर्टीज जो कि टाइम के साथ में वेरी करती हैं। प्रॉपर्टी जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बात करी दी थी, जैसे कि वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये टाइम के साथ में वेरी करती हैं, यानी कि अगर स्टार्टिंग में इनकी वैल्यू सपोज कुछ 10 है, तो आगे जाके या तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी, यानी कि ये टाइम के ऊपर डिपेंड करती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज वेरी हो जाती हैं जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ता है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। जितने भी रियल लाइफ के फ्लो के प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे हमारे अनस्टेडी प्रोसेस के अंदर आते हैं। जैसे कि ऑपरेशन ऑफ इरिगेशन एंड पावर कैनल्स, इसके अंदर जो वाटर का फ्लो कहने का उसके अंदर डिस्ट्रक्शंस आ जाता है। सिमिलरली जंक्शन, जो जहाँ कहीं भी आपको जंक्शन दिखे वहाँ समझ लीजिए वो हमारा अनस्टेडी प्रोसेस के अंदर आता है। यानी कि जितने भी हमारे रियल लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे अनस्टेडी प्रोसेस के अंदर आते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स के जो फर्स्ट लॉ में पढ़ रहे हैं इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और इसकी लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे, और देन हम PMM1 के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।